सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आज अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, सदन में बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते हैं कि मैं एक सरकारी पदाधिकारी था और उस सरकारी नौकरी को छोड़कर मैं राजनीति के क्षेत्र में आया। आज से 52 वर्ष पहले मैंने आईएएस की परीक्षा दी थी और राजनीति में आने के पहले मैं मानता था कि शायद जीवन में सबसे कठिन परीक्षा अगर होती है तो वो आईएएस की परीक्षा होती है। उसके बाद मैं राजनीति में आया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, कुछ चुनाव हारे, कुछ चुनाव जीते और आज के दिन इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जीवन में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो है लोकसभा का चुनाव जीतना। हम सब जो यहां बैठे हैं, इस सदन के सदस्य, वो सिर्फ चुनाव जीतकर यहां आकर मौज मस्ती नहीं करते। हम 24 घंटे जनता के डिस्पोजल पर हैं, जवाबदेह हैं, उत्तरदायी हैं और चाहे हम कहीं भी हों, क्षेत्र से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से फोन्स लगातार आती हैं और तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। रात को 12 बजे कोई फोन करेगा कि 3 आदमी मोटरसाइकिल पर हम लोग जा रहे थे, देखिए ना पुलिस ने पकड़ लिया है, छुड़वाइए। और अगर आप नहीं छुड़वाने का काम करते हैं तो वो कहेगा कि आइएगा अगली बार चुनाव में देख लेंगे। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि चुनाव लड़ना बहुत आसान है, चुनाव जीतना बहुत आसान है, लोकसभा में आकर बैठ जाना बहुत आसान है और उसके बाद फिर 5 साल के बाद अपने क्षेत्र में जाएंगे, वो जानते ही नहीं हैं कि चुनाव लड़ना क्या होता है, लोकसभा का सदस्य होने का मतलब क्या है और किस प्रकार हमको लगातार जागरूक रहना पड़ता है अपने क्षेत्र और अपने मतदाताओं के प्रति। यह स्थिति है, लेकिन हम सबको आज के दिन ये सोचने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा कि आखिर हम इस दुर्गत को प्राप्त क्यों हुए। मैं जब सरकारी नौकरी में था उपाध्यक्ष महोदय, तो सब लोग बोलते थे बहुत भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है सरकारी नौकरी में, सब लोग चोर हैं, ये हैं, वो हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, फिर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। अब यहां आए तो यहां सब लोग कहते हैं कि सबसे बड़े तो यही हैं। तो मैंने एक दिन पूछा, शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे हैं पटना में, इन्होंने एक गोष्ठी रखी थी, मैंने ये प्रश्न रखा वहां पर और कहा कि अब मैं कहां जाऊं इस बुढ़ापे में। तो हमारे एक पत्रकार मित्र थे, उन्होंने कहा पत्रकार बन जाओ। वही शायद एक क्षेत्र बचा है, लेकिन अब तो वहां भी पिटाई हो रही है, कोई चांटा मार देता है, कोई जूता फेंक देता है। कहीं कोई हम सुरक्षित हैं कि नहीं है, लेकिन
हमको आज सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा कि आखिर ये स्थिति क्यों आई कि हम इस सदन में विशेष 3 दिनों के लिए बैठे हैं, ये चर्चा करने के लिए कि हम भ्रष्टाचार से कैसे निपटें और किस प्रकार का लोकपाल बनाएं। ये सवाल आज हमारे सामने है, देश के सामने है। पहले भी हुआ, बहुत लोगों ने कहा, लेकिन इतनी तीव्रता नहीं थी। कभी भी एक लोकपाल विधेयक पारित हो और लोकपाल बने, इस मांग में इतनी तीव्रता, इतनी तेजी नहीं थी जितनी आज है। और मैं समझता हूं कि हम इंसाफ नहीं करेंगे, न्याय नहीं करेंगे, अगर हम सब सोचे नहीं इसके बारे में, चिंता नहीं करें कि हम इस परिस्थिति पर पहुंचे कैसे। अब यहां पर मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, मंत्री महोदय नारायण स्वामी जी, उन्होंने जब बिल रखा तो बड़ा आक्रामक भाषण किया। नारायण स्वामी। दूसरे मंत्री कपिल सिब्बल जी जब बोले, वो उनसे भी ज्यादा आक्रामक। उग्र 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 उग्र। और प्रधानमंत्री जी का जो स्पीच हुआ, मैं बैठा बैठा सुन रहा था, नहीं वो फेयरवेल स्पीच था। उन्होंने जिस तरह अपनी उपलब्धियां गिनाई, वो उसी समय गिनाता है आदमी जब दिन खत्म होते हैं और जाने का टाइम आता है। लेकिन ये सरकार का जो रवैया है वो सहमति बनाने वाला रवैया नहीं है। ठीक कहा सुषमा जी, उनके पहले तो केवल नारायण स्वामी जी बोले कि सरकार की मंशा ही नहीं लगती है कि वो सहमति बनाना चाहती है इस बिल पर, वो थोपना चाहती है इस बिल को, वो किसी तरह भी हमारे गले के नीचे उतारना चाहती है इस बिल को। और हमें सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए हम बाध्य हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या चाल है। और लोगों ने कहा, यहां पर पहले कहा गया कि सरकार की मंशा विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, विशुद्ध रूप से। उनको लोकपाल से कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। अभी चुनाव आने वाले हैं कई राज्यों में, और वो जाना चाहते हैं उस चुनाव में इस दावे के साथ कि हम तो लाए। अब लोकसभा ने नहीं पास किया तो हम क्या करें। यह मंशा ठीक नहीं है, यह नीयत गलत है। और उसके ऊपर उसके बाद आरोप दूसरे के ऊपर क्यों पास नहीं करेंगे। प्लीज, बिल्कुल, लेट्स बी वेरी क्लियर। जैसा कि हमारी नेता ने कहा, हम नहीं है इस बिल के पक्ष में, क्योंकि आपने जानबूझकर एक कमजोर लचर लोकपाल की संस्था बनाने के लिए आप इस बिल को लाए। लुंज पुंज दंतहीन होगा वो। और सब लोगों ने कहा यहां पर, मुझे आश्चर्य हुआ उपाध्यक्ष महोदय कि जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात आई, कहा गया 252 की चर्चा हुई, 253 की चर्चा हुई, तो उसका उत्तर देने के बजाय प्रधानमंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं कि लीगल सोफिस्ट्री है। आप उन बिंदुओं का जवाब दीजिए, लीगल सोफिस्ट्री क्या है। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं जानबूझकर, और आप कह रहे हैं कि सोफिस्ट्री है, लीगल सोफिस्ट्री है। आप जानबूझकर संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि कोर्ट फैसला करेगा। ये कहां का तर्क है? मैंने आज तक नहीं सुना इस सदन में कि ये तर्क होगा कि नहीं हम गलत काम करेंगे जानबूझ के।
और रोकने का काम है कोर्ट का। 2G में भी हो गया। ये तर्क बिल्कुल बेमानी है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सरकार चला। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ है, गुरदास गुप्ता जी यहां नहीं है, वो सुना रहे थे जीप स्कैंडल से लेकर कैसे हम पहुंचे 2G स्कैंडल तक। और पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में जो भयानक भ्रष्टाचार हुआ है इस देश में, उसी का नतीजा है कि आज एक बूढ़ा आदमी मुंबई में अनशन पर बैठा हुआ है। उसी का नतीजा है। और आप बेशर्मी से खड़े होकर यहां पर दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ईमानदार कहे जाने वाले प्रधानमंत्री के नीचे आज सबसे भ्रष्ट सरकार इस देश में है। सबसे भ्रष्ट सरकार। आज लोगों के अंदर एक बेचैनी है। जो लोग जाते हैं लोगों के बीच में, और हम लोग वैसे लोग हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं, आज एक बेचैनी है लोगों के बीच में। आज बेचैनी है, आज तकलीफ है। और तकलीफ किस बात की है, बेचैनी किस बात को लेकर है? लोग महंगाई की मार में को झेल रहे हैं। लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। लोग चाहते हैं कि देश का जो काला धन विदेशों में है वो देश में आए और देश की जनता के काम में आए। इन बातों को लेकर लोगों में बेचैनी है। और इसीलिए जो लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा आज उठा रहे हैं, उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, और हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजा से चिदम्बरम तक नहीं कर सकते उसको नजरअंदाज। आप उसको दबाव मान लीजिए, आप उसको कंपल्शन मान लीजिए, कुछ भी मानिए, आज के दिन वो स्थिति आपने पैदा की है। और उससे निपटने के लिए आप जो उपाय ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल नाकाम और बेकार साबित होगा। इसलिए हम इस बिल के समर्थन में नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन क्या स्थिति है? मैं चाहूंगा सदन का 2 मिनट टाइम लेना कि लोकपाल तो एक संस्था हम बना रहे हैं ना, वो संस्था जो है वो देश के किस कानून को लागू करेगी? वो संस्था जो है वो इंडियन पीनल कोड को लागू करेगी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लागू करेगी। ये जो 2 कानून हैं देश के, उनको लागू करने के लिए आज एक व्यवस्था है। सीबीआई है, सीवीसी है, राज्यों में निगरानी विभाग है, बहुत सारे राज्यों में लोकायुक्त है। यह आज के दिन व्यवस्था है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आज बहुत चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री को रखें ना रखें, किस सेफगार्ड के साथ रखें। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्यून से लेकर प्रधानमंत्री तक उसके घेरे में आते हैं। कोई एक्सेप्शन नहीं है। ए, बी, सी, डी, कोई एक्सेप्शन नहीं। सब लोग उसके दायरे में आते। हाँ, EFG होता तो वो भी आता। सारे लोग उसके दायरे में हैं। इंडियन पीनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में, और हम लोग भी हैं। मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, MLAs हैं, जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में, और हम लोग भी हैं। मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, MLAs हैं, जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सब हैं। तो वहां कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। इसी देश में देयर इज नो टाइम बार। और इसी देश में हमने वो दृश्य भी देखा है जब एक पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे थे और स्पेशल कोर्ट बैठा था यहीं विज्ञान भवन में। बिल्कुल बिल्कुल यहीं विज्ञान भवन में। और जब जब डेट पड़ता था तो वो आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री हो गए थे उस समय तक, लेकिन जब का आरोप था उस समय वो प्रधानमंत्री। तो देखा है ना वो दृश्य हम लोगों ने। आज इस सदन के 2 सम्मानित सदस्य तिहाड़ जेल में हैं।
है ना तिहाड़ जेल में 2, भ्रष्टाचार के आरोप में 2 सदस्य हैं, तो क्या यह चिंता का विषय नहीं है? 3 मधु कौड़ा भी तो। हाँ, एक रांची के जेल में है और 2 यहाँ के जेल में है। गृह मंत्री बाहर हैं। कलमाड़ी और पता नहीं यहाँ कहा जा रहा है कि पता नहीं और कितने लोग लाइन में लगे हैं गृह मंत्री भी। जो जाएंगे। और मैं कुछ दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि बहुत चर्चा होती है कि 6 साल आप भी सरकार में थे, आपने ये किया वो किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज अटल जी की सरकार का एक मंत्री भी किसी जेल में बंद नहीं है। वो सरकार चली थी हम लोगों की। और आप कहते हैं प्लीज, देखा था और दिखाएंगे बहुत अभी आगे। लेकिन एक तो इन्होंने किया, इनकी नीयत पर हमें शक है उपाध्यक्ष महोदय कि ये खुद नहीं चाहते हैं कि ये बिल पास हो, इसलिए जानबूझकर इसमें इन्होंने इरेलीवेंट मुद्दे डाल दिए। एक उन्होंने संघीय ढांचे के ऊपर ऐसा आक्रमण किया, आघात किया कि जैसे ही ये किसी न्यायालय में जाएगा वहीं पर ध्वस्त हो जाएगा, गिर जाएगा। और दूसरा, जानबूझकर माइनॉरिटी रिजर्वेशन जो पहले नहीं था उसको एक कॉरिजेंडा के माध्यम से लेकर आए, जानते हैं कि वो भी नहीं चलने वाला है। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो ऑर्डर पेपर है उस ऑर्डर पेपर में बिल पहले लिस्टेड है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाद में लिस्टेड है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पहले लीजिए, उस पर वोटिंग कराइए और तब आप बिल को लीजिए और तब उस पर वोटिंग कराइए। ये व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा है कि देयर शैल बी ए लोकपाल, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पास होगा तो फिर ये बिल बनाने का मतलब क्या है? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट एंड द बिल लेटर। दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड इन दिस मैटर। और अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यों की बात, कपिल सिब्बल जी यहाँ नहीं है। मेरा उनका पहला दर्शन मैंने किया था जब मैं दूसरे सदन में था, यहाँ ऊपर आकर बैठा था और यहाँ पर एक भ्रष्ट जज के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी इम्पीचमेंट की, तो उस समय वो बाहर से उनके वकील बनकर आए थे। आज हमको वो पाठ पढ़ा रहे हैं ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं रामास्वामी के खिलाफ, रामास्वामी के पक्ष में आए। और वो कह रहे हैं कि हम राज्यों पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र के में हम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मॉडल बिल बने। अरे मॉडल बिल तो बन चुका है उत्तराखंड में, क्या बढ़िया उत्तराखंड ने बढ़िया बिल बनाया है, बिहार में अच्छा बिल बना है, कर्नाटक का जैसे देवेगौड़ा जी कह रहे थे बहुत अच्छा बिल है। सारे राज्यों ने, राज्य के विधानसभाओं ने अच्छे बिल बनाए हैं। 18 राज्यों में है, 18 राज्यों में इस प्रकार के बिल हैं, पहले से लोकायुक्त हैं या लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी। कर्नाटक का हेगड़े साहब ने बनाया और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम उसके ऊपर अपना बिल थोपेंगे। खराब उन राज्यों के ऊपर हम अपना मॉडल यानी कि खराब बिल थोपना चाहते हैं। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये रास्ता जो सरकार ने अपनाया है ये गलत रास्ता है। इस गलत रास्ते पर चलोगे तो कभी सही काम, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं होगा। और इनको ये कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग में ये हुआ। ऑल पार्टी मीटिंग की चिंता आपको कब हुई? आप जब ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बना रहे थे एक एनजीओ के साथ मिलकर, तो उस समय तो आपको पार्टियों की चिंता नहीं हुई। आपने बुलाया ऑल पार्टी मीटिंग, आपने पूछा उनसे कि हम ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएं या ना बनाएं? विपक्ष को भी नहीं बुलाया। उस समय तो बड़ा अच्छा लगा, मीठा मीठा खूब गप गप खाया आप लोगों ने।
और जब मतभेद हो गए तब आपको सूझा कि सारे पार्टियों को बुलाया जाए और उनके साथ मिल बैठकर बातचीत की जाए। और कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ ये सारा देश जानता है। आज भी किस प्रकार की बातें कही जा रही है अन्ना हजारे के बारे में, किस तरह की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या यह सही है? प्रधानमंत्री जी उनको अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं और इनके पार्टी के लोग जो हैं उनको मीडिया में गाली बकते हैं। More loyal than the king. नहीं बंधु, बात ही नहीं समझ में आती है कि आखिर यह सरकार किस रास्ते चल रही है। गृह मंत्री चिदम्बरम, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी ये अचीवमेंट्स हैं लास्ट 7.5 years के। कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रक्टिव बेंट ऑफ माइंड है, एजेंडा हमारा डिस्ट्रक्टिव है, हमने कभी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कंस्ट्रक्शन नहीं है, राष्ट्रीय उच्च मार्गों का काम कंस्ट्रक्शन नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान डिस्ट्रक्शन है, अंत्योदय अन्न योजना मैं पूछना चाहता हूं वो क्या डिस्ट्रक्टिव है, किसान क्रेडिट कार्ड वो क्या डिस्ट्रक्टिव है, फसल बीमा योजना वो क्या डिस्ट्रक्टिव है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, रिवर्स का लिंकिंग करना वो क्या डिस्ट्रक्शन है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन वो क्या डिस्ट्रक्शन है। और मैं पूछना चाहता हूं हाउसिंग रेवोल्यूशन वो क्या डिस्ट्रक्शन है। वित्त मंत्री जी, नेता सदन यहां बैठे हैं, सारे अचीवमेंट्स प्रधानमंत्री ने गिना दिए, एक मिनट के लिए भी थमे नहीं और ये नहीं कहा कि हम एक विकट गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, देश एक भीषण आर्थिक संकट में आज के दिन फंसा हुआ है, उसकी चिंता नहीं है किसी को। रुपया गिर रहा है। ठीक कहा गुरदास दास गुप्ता ने कि हमें तो इस सत्र में एक्सटेंड होने के बाद भी चर्चा करने तक का मौका नहीं मिला। हम कैसे निपटेंगे इन मामलों से, लेकिन अचीवमेंट्स की बात हो रही है, उपलब्धियों की बात हो रही है। डॉलर का दाम, रुपया कहां से कहां चला गया, आर्थिक प्रगति का दर गिर गया, सरकारी घाटा बढ़ रहा है। हमसे मत कहिए लोकपाल पर बोलने को, और अगर हमसे कहते हैं लोकपाल पर बोलो तो प्रधानमंत्री जी को अपनी उपलब्धियां यहां नहीं गिनानी चाहिए थी। वो बोल सकते हैं और हम नहीं बोल सकते। वहां से बोले जा रहे हैं, वहां से चुपचाप बोले जा रहे हैं। दिक्कत उपाध्यक्ष महोदय, जो समस्या है वो ये है, प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी नीतियां पीपुल सेंट्रिक हैं, आपकी नीतियां करप्शन सेंट्रिक हैं, पीपुल सेंट्रिक नहीं है। और आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, आप चलिए आज झारखंड में मैं आपको दिखाता हूं आपके इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज का दोनों रेशाम जैसे गांव में क्या असर हुआ है। कुछ नहीं, शून्य। और ऐसे देश में अनेकों गांव हैं जहां कुछ नहीं पहुंचा है, और आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं इस सदन में बैठकर। बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। प्लीज बोलने दीजिए, तो आप लोग को मौका मिलेगा तो बोलिएगा। प्लीज प्लीज सच सुनने का साहस, शांत बना रखें, सामना करो, सच सुनने का साहस रखो। प्लीज शांति बना रखें। सच का सामना है। प्रधानमंत्री जी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, कम से कम आप अपने मंत्रियों को जो दागी हैं उनको सर्टिफिकेट देने से बचने का काम कीजिए, बचने का काम कीजिए। यही राजा के बारे क्या, ये चिदम्बरम के बारे? चिदम्बरम की बात है। जो हमारे कॉलीग इस हाउस के आज तिहाड़ जेल में हैं, जिनको अभी भी बेल नहीं मिला, उनकी भी आप बड़ी तारीफ करते थे। सर्टिफिकेट भी दिया था। सर्टिफिकेट आपने उनको भी दिया था।
प्रधानमंत्री जी कब गच्चा खा जाइएगा इसकी चिंता कीजिए, कब आप खड्ड में गिर जाइएगा इसकी चिंता कीजिए। और चिदम्बरम को दिया ना अभी गृह मंत्री जेल जाने के कगार पे। नहीं, मैं बहुत अदब के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हाँ, हमारा अधिकार है, हम सर्वोच्च सदन हैं, कानून यही बनेगा, भ्रष्टाचार से लड़ना है लेकिन मजबूती के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, ना हम इसकी इजाजत आपको देते हैं कि आप भ्रष्टाचार को हल्के ढंग से लीजिए। और शरद यादव जी ठीक ही कह रहे थे कि लगातार इसी सदन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती रही है और आगे भी होती रहेगी। हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां लड़ते रहेंगे, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार की संस्था बनाने की आवश्यकता है वो संस्था बनाई जाए। 24 सेक्शन 24 या क्लॉज 24 का जिक्र किया सुषमा जी ने, अनेक इसमें जो विसंगतियां हैं उसका जिक्र किया। एक दंतहीन लोकपाल घूमेगा चारों तरफ, वो उसको भेजेगा, वो उसको भेजेगा, फिर वहां से ऐसे जाएगा। आप उसका डायग्राम बनाइए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा उपाध्यक्ष महोदय कि कौन सी बात कहां जा रही है, किस एजेंसी के पास जा रही है। जो हो रहा है वो भी नहीं होगा और हम और ज्यादा भ्रष्टाचार के सागर में डूबेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें सचमुच में भ्रष्टाचार से लड़ना है, जैसा कि इस सदन की मंशा है, हम सबकी मंशा है, तो मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। अगर इस बिल पर पुनर्विचार नहीं हुआ उपाध्यक्ष महोदय, तो इस सदन में बैठा हुआ कोई संतुष्ट नहीं होगा। उधर के लोगों के आका मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरह लालू जी के स्पीच पर और दूसरे स्पीचेस पर वो ताली बजा रहे थे, उससे पता चलता है कि उनके अंदर भी क्या बेचैनी है। बहुत दुखी हैं, ऊपर से हंस रहे हैं। इसलिए कृपया शांत रहें, अरे कृपया शांत रहें, बोलने दीजिए। आपके सहयोगी दल उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं के सहयोगी दल टीएमसी ने क्या कहा यहाँ पर, पूरा बिल डीएमके ने क्या कहा यहाँ पर, पूरा पार्ट द बिल। आप जरा प्लीज टेक नोटिस ऑफ व्हाट हैज बीन सेड हियर। हम सब लोग तो यहाँ पर खिलाफ ही हैं इस बात के, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं, ऐसा लगता है जैसे आपने उनसे भी चर्चा नहीं की, उनसे भी बातचीत नहीं की, और जैसे एफडीआई पर, रिटेल में एफडीआई पर आप अपना धौंस जमाना चाहते थे, उसी तरह इस बार भी कर रहे हैं। मत कीजिए, वो हराना चाह रहे हैं। बिल्कुल, प्रजातंत्र में संख्या की आवश्यकता पड़ती है। बिल पास कराइएगा संख्या के आधार पर, चुना जाता है आदमी संख्या के आधार पर, लेकिन द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, डिप्टी चेयरमैन साहब, इज कंसेंसस। दैट इज द सोल। आत्मा है सहमति, और आप अपने सहयोगियों के बीच में भी सहमति नहीं बना रहे हैं। इसलिए जो हमारी नेता ने कहा उसको एंडोर्स करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस लीजिए। अभी हाल में ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की मैं का जिक्र कर रहा हूं कि इन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी से बिल आया उसमें आपने आमूल चूल परिवर्तन फिर कर दिया है। माइनॉरिटी रिजर्वेशन उसमें डाला आपने, क्लॉज 24 आपने उसमें डाला। अनेक ऐसे प्रावधान आपने लाए हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने विचाराधीन था ही नहीं। कमेटी ने जिनको रिजेक्ट किया और इस संसद की परंपरा है उपाध्यक्ष महोदय कि अगर इस प्रकार के
संशोधन स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के बाद किसी विधेयक में किए जाते हैं तो विधेयक को दोबारा स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, दोबारा जाना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी। कृपया समाप्त करें। समाप्त कर रहा हूं। 5 मिनट मैं चाहता हूं कि सरकार सद्बुद्धि दिखाए या इस सरकार को सद्बुद्धि आए हाँ बिल्कुल आए वो ज़रा- और सरकार उठकर यहां पर इस चर्चा के समापन के बाद ये घोषणा करे कि हम चाहते हैं कि ये बिल सशक्त बने, हमारी नीयत साफ है, हम सरकारी लोकपाल नहीं बनाना चाहते हैं, दरबारी लोकपाल दरबारी लोकपाल नहीं बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बढ़िया लोकपाल बने, मजबूत लोकपाल बने, और इसलिए हम दोबारा इसको भेज रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के सामने। A morally bankrupt government, Deputy Chairman sir, a morally bankrupt government has brought, Deputy Speaker sir, a morally bankrupt government has brought not a Lokpal bill but a Brokpal bill. और Brokpal bill. और जोकपाल इन टू सेंस हाँ? और जोकपाल इन टू सेंस ब्रोकर पार बिल ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं मशविरा देता हूं सरकार को कि वो इसके बारे में गंभीरता से सोचे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समझा। श्री